IVM। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। और खेल नीति पर सुबह सुबह तो हम आप दोनों लोग को उठा देते हैं। और एग्जिट पोल के बाद पार्टियों की सरकार बनते और बिगड़ते देखा होगा, लेकिन आज हम खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर पहली बार क्रिकेट के मैदान का एग्जिट पोल करेंगे और आपको बताएंगे साल 2021 T20 वर्ल्ड कप की जुलाई के महीने में कौन सी टीम टॉप पर है और कौन सी टीम टॉप 3 में जगह बनाने में कामयाब रही है। और हमारे जो क्रिकेट के जो फैंस हैं, जो हमारे साथ खेल नीति में लगातार जुड़ते हैं, वो भी अपनी एक टीम बता सकते हैं या 3 टीमें आप बता सकते हैं। और ये हम कोशिश रहेगी कि एक एग्जिट पोल हम जुलाई में करें, एक अगस्त में, एक सितंबर में और एक अक्टूबर के शुरुआत में करें, ताकि हर महीने आपको ये पता चल सके कि कौन सी टीम टॉप 3 में आई है परफॉर्मेंस के लिहाज से और कौन सी टीम टॉप 3 से बाहर जा रही है। जुलाई के महीने में जिस तरह की क्रिकेट वेस्ट इंडीज ने खेली दक्षिण अफ्रीका में, जिस तरह से इंग्लैंड ने श्रीलंका को धोया और जिस तरह से इंग्लैंड अभी पाकिस्तान के खिलाफ खेल रही है, और भारतीय टीम का फॉर्म हर महीने में आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि भारतीय क्रिकेट फैंस हैं वो भी ये जानने को बेताब है कि यूएई और ओमान में जब ये वर्ल्ड कप शुरू होगा 17 अक्टूबर से, तो कौन सी टीम है जो भारत को टक्कर देती नजर आएगी और भारत तब किस स्थिति में होगा। खासतौर से श्रीलंका सीरीज के बाद हमें ये पता चल पाएगा कि हमारी टीम कैसी, जो टीम का स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा और टूर्नामेंट के लिए हम किस तरह से तैयार है। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जो आज इस एग्जिट पोल में हमारे साथ होंगे। हमारे साथ विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी होंगे, जो लगातार अलग अलग जो सीरीज चलनी है अलग अलग कंट्रीज में उस पर नजर बना के रखे हुए हैं। इसके अलावा अयाज मेमन सर हमारे साथ है, जिनका एक्सपीरियंस आज हम इस एग्जिट पोल में यूज करेंगे। और ये अपने आप में एक अनूठी शुरुआत है खेल नीति के प्लेटफॉर्म पे, जो हर महीने हम आपको बताएंगे कि T20 वर्ल्ड कप की टॉप 3 टीमें कौन सी हो सकती हैं। तो जुलाई के महीने में जलवा तो वैसे आया सर, हमने वेस्ट इंडीज का देखा, बहुत ही जबरदस्त टीम उन्होंने चुनी है तमाम विवादों को दरकिनार करते हुए, और बाकी की टीमें भी बहुत अच्छा कर रही हैं। पहले तो मैं आपसे एक रिएक्शन लेना चाहूंगा कि खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर जो हम ये एग्जिट पोल शुरू कर रहे हैं, राजनीति के मैदान पर तो हमने कई बार देखे हैं एग्जिट पोल, और उसके बाद कुछ एग्जिट पोल सही भी होते हैं, सरकारें बन जाती हैं, कुछ सरकारें गिर भी जाती हैं। अब यहाँ पर क्रिकेट के मैदान पे एग्जिट पोल जो हम शुरू कर रहे हैं, कैसे आप देखते हैं उसको? देखिए, एक तो खतरे से खाली नहीं है। आप जो भी एग्जिट पोल करें, अल्टीमेटली जो परफॉर्मेंस फील्ड पे होता है वही मायने रखता है। आपने वेस्ट इंडीज की बात की, बड़े दिग्गज T20 खिलाड़ी है। अगर आप देख लें तो तूफानी बल्लेबाज, गेंदबाज अच्छे हैं, 2 बार वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। और जिस तरह से उनकी शुरुआत हुई साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ऐसा लगा कि ये 3-0 जीत जाएगी, लेकिन वो सीरीज हार गए। राजीव, ये बताता है कि T20 जो है कितना अनप्रेडिक्टेबल है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि लॉटरी है कि साउथ अफ्रीका की टीम जो काफी हल्की मानी जा रही थी, वो जाके वेस्ट इंडीज में हरा दी। तो बहुत ही कठिन है कि किसी सर्टेनिटी के साथ आप कह सकते कौन सी टीम जीतेगी या कौन से प्लेयर चमकेंगे। ये आसान नहीं है, ये खतरे से खाली नहीं है। यार सर, अभी तो वेस्ट इंडीज की टीम दक्षिण अफ्रीका गई और दक्षिण अफ्रीका को उन्होंने हरा दिया वहां पे 3-2 से वेस्ट इंडीज ने सीरीज जीती। और तमाम विवाद हटाते हुए क्रिस गेल भी आ गए, पोलार्ड कैप्टन है, निकोलस पूरन वाइस कैप्टन है, फैब एलियन उनके पास। इसके अलावा लुइस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस टूर्नामेंट में। बॉलिंग अटैक बड़ा अच्छा लग रहा है, फिडेल एडवर्ड्स को वो वापस ले आए हैं, कॉट्रेल है उनके पास। वेस्ट इंडीज को जो हमने एक ओपिनियन पोल किया अपने तमाम क्रिकेट फैंस के साथ, उसमें सबसे ज्यादा जो वोट है जुलाई के महीने में आया सर, वो वेस्ट इंडीज को मिले, इसीलिए मैंने वेस्ट इंडीज से शुरुआत की। सही है, लेकिन जिस तरह से शुरुआत हुई ऐसा लग रहा था कि क्लीन स्वीप कर देंगे, लेकिन जो साउथ अफ्रीका की टीम बहुत फाइट बैक की और कोई ऐसे प्लेयर्स थे वेस्ट इंडीज, हालांकि वो भी देखें, हर कोई कंट्री जो है वो ट्राई कर रही है अपने प्लेयर्स वर्ल्ड कप के लिए बिल्ड करने के लिए। तो मेरे ख्याल से आप जिस साउथ अफ्रीकन जो कंट्री है उसको भी आप डिस्काउंट नहीं कर सकते। बहुत कांटे का टक्कर था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो अभी राजकुमार सर, एक तो पहले तो ये जो एग्जिट पोल हम कर रहे हैं, और एग्जिट पोल से पहले हम हर बार पहले जो फैंस हैं उनका ओपिनियन पोल भी लेंगे। तो ओपिनियन पोल में तो अभी ये निकल कर आया कि जुलाई के महीने में और जिस तरह से जून में क्रिकेट खेली गई, उसमें वेस्ट इंडीज नंबर 1 दावेदार नजर आ रही है अभी T20 वर्ल्ड कप के लिए। सरप्राइज है थोड़ा, या आपको लग रहा है नहीं ये टीम में दम है? 2000 जिस तरह से 14 में परफॉर्म किया वेस्ट इंडीज ने, 16 में बहुत अच्छा T20 में वो खेले। कैसे आप देखते हैं वेस्ट इंडीज की टीम को? बिल्कुल, मैं आपके ओपिनियन उनके साथ, क्योंकि बहुत जबरदस्त टीम है और T20 की तो मैं कहूंगा कि शायद बेस्ट टीम होगी इस समय। उनके पास ऐसे मैच विनर्स हैं राजीव,
जो अकेले दम पर मैच जिता सकते हैं, और ऐसे उनके पास कम से कम 6-7 प्लेयर हैं जो अपने दम पर मैच जिता सकते हैं। बहुत ही स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है उनका, और बड़े-बड़े हिट्स मारने में महारत रखते हैं ये टीम। तो अगर एज ए टीम कलेक्टिव यूनिट की तरह अगर वो खेलते हैं अपने पोटेंशियल पे, तो इस टीम को हराना बहुत मुश्किल होगा, और ये बिल्कुल एक फेवरेट की तरह उतरेगी इस वर्ल्ड कप में। क्योंकि मैच जो लेटेस्ट स्टेज यानी कि जो सुपर 12 के मुकाबले हैं राजकुमार सर, वो यूएई में सारे मैचेस खेले जाएंगे। पिच और परिस्थितियों को भी ध्यान में रखते हुए अगर हम आज जुलाई में अगर इस टूर्नामेंट को कराने की सोचेंगे, तब भी आपको वेस्टइंडीज उतनी ताकतवर नजर आएगी जो अक्टूबर की बात हम सब कर रहे हैं कि 17 अक्टूबर ऑनवर्ड्स वर्ल्ड कप शुरू होगा। मैं बता रहा हूँ आपको कि वेस्टइंडीज के लिए एक तरह की होम कंडीशंस होंगी राजीव। अब अगर आप वेस्टइंडीज की विकेट्स भी देखें तो वो बहुत कुछ यूएई जैसी ही हैं। वहां पे वो बहुत पेसी विकेट्स नहीं है, काफी स्लो विकेट्स हैं, टर्नर्स हैं, बॉल काफी स्लो आता है, बैट पर नहीं आता है। तो यूज टू है वेस्ट इंडियन सारे ही बल्लेबाज इन विकेटों से। गेंदबाजों को भी आइडिया है कि हमें आगे डालना है बॉल, शॉट नहीं डालना है, तो उनके लिए आइडियल कंडीशंस हैं। ग्राउंड भी बहुत बड़े नहीं है यूएई में, तो कुल मिला के एक बहुत एडवांटेज है वेस्ट इंडीज की टीम को। और जिस तरह वो क्रिकेट खेल रहे हैं और जिस तरह उनका पोटेंशियल है स्पेशली T20 क्रिकेट में, तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा मौका है उनके पास दोबारा वर्ल्ड कप जीतने का। और वो बिल्कुल मुझे लगता है कि नंबर 1 फेवरेट टीम है इस समय वर्ल्ड कप जीतने के लिए। आया सर, वेस्टइंडीज को इसलिए भी यहाँ पर ओपिनियन पोल में सबसे ज्यादा वोट्स मिले, उसके पीछे क्या रीजन जब हमने पूछा तमाम जो क्रिकेट फैंस है जिनके साथ हमने ये सर्वे किया था, तो उनका ये कहना था कि जो स्ट्राइक रेट है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के पास है, और T20 फॉर्मेट में स्ट्राइक रेट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस लिहाज से वेस्टइंडीज को जून और जुलाई के महीने में सबसे ज्यादा वोट मिले। क्या ये स्ट्राइक रेट जब आप एशियन कंट्रीज में खेलते हैं तो थोड़ा नीचे आता है? आपको नंबर 1 सवाल ये है, और दूसरा, क्या वाकई ये जो स्ट्राइक रेट है बड़ा डिसाइसिव फैक्टर होगा T20 वर्ल्ड कप में? देखिए सर, दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले दूंगा कि स्ट्राइक रेट बहुत ही डिसाइसिव बनता है, क्योंकि आप डिफेंसिवली खेल नहीं सकते। आप एक गेंद जो डॉट डिलीवरी जो कहते हैं, कोई नहीं रन नहीं बनता है, वो तो T20 क्रिकेट में बहुत ही एक जो यानी आपके पूरा कार्यक्रम बिगाड़ सकता है। 2 गेंद आप ऐसे खेल लें और 2 रन से हार गए, क्योंकि मार्जिन ऑफ डिफीट, जीत और हार के बीच में मार्जिन भी अक्सर जो है 6 रन, 8 रन, 10 रन ऐसे होते हैं, बहुत ज्यादा मार्जिन के नहीं होती है इसमें रिजल्ट्स। तो स्ट्राइक रेट बहुत अहम मायने रखता है, और वेस्टइंडीज के पास ऐसी क्षमता है, जैसे राजकुमार ने बताया कि बैट्समैन जो है वो ग्राउंड क्लियर करते हैं। क्रिस गेल हो, आंद्रे रसल हो, ड्वेन ब्रावो हो, निकोलस पूरन, ये एविन लुइस जो नए अभी उभर के आ रहे हैं, बहुत बड़े हिटर है। तो उनके पास ढेर सारे, एरन पोलार्ड, ये ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको ये मोहताज नहीं है 2 या 3 रन या 1 रन लेने के, ये बाउंड्री क्लियर कर देते हैं। इस वजह से इनका स्ट्राइक रेट बहुत ही ज्यादा है। और ना भूले 2016 में जब टाइटल जीता उन्होंने, तो ब्रेथवेट ने 4 छक्के लगा दिए बेन स्टोक्स को आखिरी ओवर में, और उस तरह से मैच जीते थे। ये बताता है इनके पास स्ट्राइक पावर कितना है, बहुत मायने रखता है। ऐसे गेंदबाज नहीं है जो क्लीन अप कर दे, इनके पास अच्छे अच्छे ऑलराउंडर्स है। ड्वेन ब्रावो डेथ ओवर में आके गेंदबाजी करेंगे, लेकिन इनकी ताकत जो है मुझे लगता है कि ये बिग हिटर्स है, और बिग हिटर्स ऐसे हैं जो थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी कर लेते हैं। यानी राजकुमार जी, एक बात तो साफ है कि T20 फॉर्मेट में जो विराट बहुत पहले से ढूंढ रहे हैं कि यूटिलिटी क्रिकेटर्स हो जो 10 बॉल पे 40 रन भी बना दें और मौका पड़ने पे 2-3 ओवर अच्छे डाल दें, और फील्डर बड़े अच्छे होने चाहिए ताकि आप रन भी सेव कर लें। क्या ये यूटिलिटी क्रिकेटर्स जो है वेस्टइंडीज की ताकत बढ़ा रहे हैं? हमने जैसन होल्डर टीम में, जैसे अयाज सर ने कहा कि डीजे ब्रेवो उनके पास टीम है, फिर ये फिडेल एडवर्ड्स को लेकर एक लंबे अरसे के बाद हम देखेंगे फिडेल एडवर्ड्स के वो स्विंगिंग एक्शन के साथ जो यॉर्कर्स वो डालते हैं। वहां कैरेबियन लीग में उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी भी की, उनका बहुत शानदार परफॉर्मेंस था इस सीजन में। क्या ये यूटिलिटी क्रिकेटर्स ताकत बढ़ाते हैं कि नीचे तक? फैब एलियन भी हैं जो बहुत बड़े बड़े छक्के भी हमने देखा उन्होंने लगाए दक्षिण अफ्रीका में, जो उनका तीसरा T20 मैच था, और ऑलमोस्ट मैच अकेले जिता दिया था उन्होंने। बिल्कुल राजीव, उनकी सारी टीम ही ऐसी है जो कि गेंदबाजी भी कर सकती है, 1-1, 2-2 ओवर, 3 ओवर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और वहीं पर आप फिडेल एडवर्ड्स जैसे गेंदबाज को लाए हैं जो कि शुरुआती विकेट ले सकते हैं, क्योंकि गेंद को स्विंग करते हैं वो, और डेथ ओवर्स में भी अच्छे यॉर्कर्स डालते हैं। साथ साथ उनके पास डेथ ओवर्स की अच्छी गेंदबाजी है। ब्रेवो बहुत एक्सपीरियंस है, पोलार्ड खुद बहुत एक्सपीरियंस है डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करने के। तो कुल मिला के एक बहुत ही बैलेंस टीम है जो कि जिसमें बहुत सारे मैच विनर्स हैं। आप
बल्लेबाजी तो जब दूसरी टीम खेलेगी वेस्ट इंडीज से तो पहले दिन उनके गेंदबाजों की रात की नींद उड़ जाएगी कि मैं किस किस को कहाँ कहाँ गेंदबाजी करूंगा, क्योंकि इतने लंबे लंबे हिट मारने वाले सारे ही प्लेयर हैं कि जो 100 मीटर से ज्यादा के छक्के मारते हैं। तो गेंदबाजों के लिए तो एक बहुत बड़ा रिस्क है उनके अगेंस्ट खेलना, क्योंकि कहाँ तक आप बचेंगे, किस किस से आप बचेंगे। तो बहुत ज्यादा अच्छी प्लानिंग की जरूरत होगी उनके अगेंस्ट गेंदबाजी करने के लिए, और किस किस से बचना है ये भी सोचना होगा, कैसे कैसे बचना होगा। बॉलिंग जो कोच होगा उसका बहुत बड़ा काम होगा उस टीम के लिए। अब आया सर दूसरी जो जी आप बात पूरी करें आया सर, फिर मैं आगे चलते हैं। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये एक इनका जो फॉर्मेशन है, कॉम्बिनेशन है, बहुत सही नजर आ रहा है। लेकिन यूएई में है मैचेस ना बोले, मुझे लगता है एक कहीं हल्कापन है वो स्पिन डिपार्टमेंट में कि फेबियन एलन के अलावा उनके पास कोई स्पिनर नहीं है। और अगर पिचेस जो है अगर थोड़ी स्लो खेली और टर्न मिला तो फिर ना सिर्फ उनके बल्लेबाजों को थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन उनके पास गेंदबाज नहीं है ये एक्सप्लॉइट करने के लिए, क्योंकि क्रिस गेल आजकल गेंदबाजी करते नहीं है। तो ब्रावो वगैरह पॉलार्ड वो कटर्स डाल सकते हैं, लेकिन स्पिन गेंदबाज में स्पिन डिपार्टमेंट में थोड़े हल्के हैं। बिल्कुल। और वेस्ट इंडीज ने जब T20 वर्ल्ड कप लास्ट जीता तो उसमें बद्री जो उनके लेग स्पिनर थे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। तो मुझे लग रहा है ये लेग स्पिन जो उनके पास था, जो नई बॉल डालते थे, आपको याद होगा आया सर, उन्होंने नई बॉल से ज्यादातर डाला वेस्ट इंडीज के लिए, वो बड़े सक्सेसफुल हो रहे थे। तो ये एक लेग स्पिनर, अब एक लेग स्पिनर उन्होंने रखा है स्क्वाड में, लेकिन अभी कोई बहुत ज्यादा लोगों ने उनको देखा नहीं है। सुनील नरेन का नाम आ रहा है, हमारे ध्रुव गर्ग है, हमारे जो दर्शक है, श्रोता है, राजकुमार जी, उनका कहना है सुनील नरेन का नाम नहीं है वेस्ट इंडीज के स्क्वाड में। क्या आने वाले टाइम में हम उनका नाम देख सकते हैं वर्ल्ड कप स्क्वाड में? देखिए, जब से सस्पेक्ट हुआ उनका एक्शन राजीव, वहां पे थोड़ा सा उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा है। अदरवाइज अगर आप देखें वो एक अपने आप में बहुत अच्छे मैच विनर है, जबरदस्त ऑलराउंडर हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं, ओपन करते हैं, 10 बॉलों पर 40 रन बनाते हैं। वो स्ट्राइक रेट उनका हमेशा 200 से ऊपर रहा है। लेकिन गेंदबाजी जब से उनको एक्शन पे क्वेश्चन मार्क लगे हैं तब से थोड़ी सी हल्की हो गई है उनकी गेंदबाजी। वो एक चिंता का विषय है उनके वेस्ट इंडीज के लिए, और इसीलिए शायद उनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ है। और अभी उनको वैसे क्लियर कर दिया गया है उनके एक्शन को, लेकिन जो मतलब उनकी क्लास थी एक्शन से पहले, जब उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगे थे, तो जिस तरह की गेंदबाजी वो करते थे अब वो कहीं ना कहीं वो मिसिंग है। और वो जो एक बाइट था पहले उनकी गेंदबाजी में, अब वो देखने में नहीं आ रहा। शायद इसी वजह से उनका सिलेक्शन इस टीम में नहीं हुआ। अब दूसरी टीम की बात कर लेते हैं जिसको ओपिनियन पोल में सबसे ज्यादा वोट मिले, और बड़ा सरप्राइजिंगली भारतीय टीम को सेकंड नंबर पे रखा गया। अब इसके पीछे जब हमने क्वेश्चंस किए जो हमारे क्रिकेट फैंस थे, तो उनका ये कहना था कि आईपीएल में ज्यादातर खिलाड़ी खेल रहे होंगे और आईपीएल का प्रदर्शन के लिहाज से उन्होंने किया है, क्योंकि भारतीय टीम अभी रिसेंटली टेस्ट चैंपियनशिप खेल के आ रही है। तो T20 फॉर्मेट में भारतीय टीम ने खेला नहीं है, और उससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ जो भारतीय टीम खेली थी उस प्रदर्शन को भी ज़हन में रखा गया है इस ओपिनियन पोल में। अया सर, सरप्राइज है आप, या आपको लग रहा है भारतीय टीम एक कड़ी चुनौती देगी यूएई में? देखिए, मेरे ख्याल से आप इंडिया को डिस्काउंट नहीं कर सकते, बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते। बहुत मैच विनिंग खिलाड़ी, इम्पैक्ट प्लेयर्स इंडिया के पास भी है कि राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, अटैक बहुत अच्छी है, स्पिन ऑप्शन भी है। एक जो है क्रूशियल फैक्टर, और मेरे ख्याल से विराट इसके बारे में 1 साल से बात कर रहे हैं, वो है हार्दिक पांड्या। ये एक्स फैक्टर बन सकते हैं टीम के लिए अगर वो फिट होते हैं और 4 ओवर डालने के लिए फिट है, क्योंकि बैलेंस जो है टीम का बहुत सुधर जाता है। अगर वो सिर्फ बैटिंग करते हैं तो फिर इतना इम्पैक्ट नहीं रहता है। तो ये एक, और इसी वजह से शायद उन्हें और इंग्लैंड के दौरे पर नहीं ले गए कि और आराम दे और ट्रेनिंग करे और बैक मसल्स को और मजबूत करे ताकि वो वर्ल्ड T20 खेल सके। अगर वो आते हैं टीम में तो बहुत जबरदस्त लाइनअप हो जाती है बैटिंग की, और फिनिशर्स बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं इंडिया के पास। टॉप ऑर्डर भी विराट कोहली, रोहित शर्मा वगैरह, राहुल जो है शुरुआत बहुत अच्छी दे सकते हैं, टॉप में भी खेल सकते हैं अच्छे फ्रीली, और क्योंकि आपके पास फिनिशर्स हैं, पंत है, हार्दिक पांड्या है, जडेजा है, तो फिर टीम बहुत मजबूत हो जाती है। राजकुमार सर, क्या श्रीलंका दौरे से असली पिक्चर निकलकर सामने आएगी? क्योंकि जो सूत्रों से पता चल रहा है, राहुल द्रविड़ ने भी संकेत दिए, शिखर धवन ने भी संकेत दिए कि हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करेंगे श्रीलंका में। अगर वो 4 ओवर गेंदबाजी करते हैं और अपनी फिटनेस को बरकरार रखते हैं, क्या तस्वीर थोड़ी बदल जाएगी जब हम अगस्त में दोबारा एग्जिट पोल करेंगे? क्या नंबर 1 टीम पर पहुंच सकती है बड़ी दावेदार के रूप में भारतीय टीम, और एक जो संदेश देना है क्या वो श्रीलंका दौरे से हमें मिलेगा? बिल्कुल राजीव, बहुत क्रूशल रहेगा श्रीलंका दौरा, और हम सभी जानते हैं कि एक्स फैक्टर है हार्दिक पांड्या, इसमें कोई डाउट नहीं है।
ऑन हिज डे वो इतने बड़े मैच फिनिशर हैं कि लाजवाब शॉट्स खेलते हैं। वो जिस तरह के शॉट वो खेलते हैं वो ही खेल सकते हैं वो शॉट। तो अगर वो गेंदबाजी करते हैं तो वो एक बहुत बैलेंस देते हैं भारतीय टीम को। कहीं ना कहीं जो एक ओपनर की तलाश हमें बहुत समय से सॉरी ऑलराउंडर की तलाश बहुत समय से है वो पूरी करते हैं वो। और इस स्पेशली T20 में तो उनका कोई जवाब ही नहीं है। अगर वो गेंदबाजी करें, मैं कहता हूँ अगर 4 ओवर नहीं भी करें, वो 2 या 3 ओवर भी अगर डाल दें भारत के लिए, तो वो एक ऐसा बैलेंस हो जाता है क्योंकि फिर हमारी बैटिंग में बहुत डेप्थ हो जाता है और फिनिशर्स हमारे पास 2-3 हो जाते हैं। जडेजा हो गए, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, और टॉप ऑर्डर हमारा वैसे ही हैवी है। रोहित शर्मा और विराट हैं वहां पर, केएल राहुल बहुत अच्छा खेलते हैं T20 में। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ा चैलेंज भारत रख सकता है जो फेवरेट टीम है वेस्ट इंडीज उसके खिलाफ भी, क्योंकि हमारे पास हमारी स्ट्रेंथ है हमारी स्पिन गेंदबाजी जो कि बहुत स्ट्रांग है। और अगर यूएई में हेल्प करती है विकेट्स स्पिन को, तो भारतीय स्पिनर्स बहुत कामयाब हो सकते हैं और बहुत मुश्किलें पैदा कर सकते हैं वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों के लिए भी। तो खाली वेस्ट इंडीज नहीं, पूरे वर्ल्ड ओवर के लिए, क्योंकि बहुत स्ट्रांग हमारा बॉलिंग लाइनअप है। और मुझे लगता है कि भारत अगर श्रीलंका में अच्छा करके आता है तो वहां से एक संदेश जरूर जाएगा पूरे वर्ल्ड में कि भारत एक फेवरेट की तरह उतरेगा वर्ल्ड कप। जुलाई के महीने में जो ये सीरीज होनी है श्रीलंका में, वाकई बड़ा तमाम जो भारतीय क्रिकेट फैंस हैं उन पर उनकी निगाहें टिकी होंगी। एक हर्ष जैन हमारे और एक हमारे शो में लगातार वो जुड़ते रहते हैं। उनका एक सवाल है यहाँ सर कि शेखर धवन का क्या कुछ रोल हो सकता है T20 वर्ल्ड कप में, और उसी का एड ऑन करते हुए मैं आपसे सवाल रखना चाहता हूँ कि ओपनर्स को चुनना एक बड़ा चैलेंज होगा आपको लग रहा है सिलेक्टर्स के लिए इस T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि विराट ने भी ओपन करा हुआ है, रोहित शर्मा ऑलरेडी आपके पास एक ओपनर, के राहुल, शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, देवेंद्र पट्टिकल, बहुत मुश्किल होगा जो ओपनर चुनना आपको। 3 अगर ओपनर चुनने हैं तो, और कौन वो पिक होंगी आपकी 3 ओपनर्स? देखिए मेरे ख्याल से पटेल तो होगा, क्योंकि आपके पास इतना भरपूर टैलेंट है और यंग प्लेयर्स है, एक्सपीरियंस प्लेयर्स दोनों ही हैं आपके पास। तो रोहित तो आप कहेंगे कि गारंटीड है। उनके पार्टनर कौन बनेंगे? शिखर धवन जिस तरह से आईपीएल में पिछले 2 सीजन से खेल रहे हैं, आप उन्हें बिल्कुल डिस्काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो फाइटर है, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन बनता है, अच्छा एक्सपीरियंस है। उनके साथ साथ केएल राहुल वो भी गजब के फॉर्म में रहे हैं, तो उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फिर ये नए खिलाड़ी उभर के आ रहे हैं, देवदत्त पडिक्कल वगैरह। विराट कोहली खुद ओपनिंग एक जगह बनाना चाहते थे मिडिल ऑर्डर में, अगर वो ओपनिंग बन जाते हैं, ओपनिंग करते हैं, तो एक और जैसे हार्दिक पांड्या ऑलराउंड अकोमोडेट हो जाता है वगैरह। तो ये एक मसला है कि आप अल्टीमेटली 5 ओपनर्स तो नहीं खिला सकते, तो आपको चुनना है कि टॉप 2 कौन रहेंगे। और मुझे लगता है कि स्क्वाड में मेरे हिसाब से शिखर धवन को रहना चाहिए। डेफिनेटली वो किस तरह से श्रीलंका में परफॉर्म करते हैं ये बहुत जरूरी है, लेकिन अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो बड़े ही मर्सीलेस बेरहमी से मारते हैं गेंदबाजों को, अगर वो टिक गए तो मेरे ख्याल से जो उनका कॉम्बिनेशन है रोहित के साथ, बहुत उनका रैपर भी अच्छा है, तो ये मुझे लगता है अच्छा सॉलिड ओपनिंग पेयर बन सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि राहुल को कैसे बाहर रख सकते हैं, आप कहाँ बिठा सकते हैं, कहीं कहीं और खिला सकते हैं या नहीं, ये बहुत से मसले हैं टॉप 3-4 में, क्योंकि 7-8 प्लेयर जिसमें से आपको 3 या 4 खिलाने हैं। राजकुमार सर, जब बात आती है स्ट्राइक रेट की, तब वहां पे भारतीय बल्लेबाज फंसते हैं, वो चाहे विराट हो या रोहित हो। के राहुल एकमात्र ऐसे टॉप में बैट्समैन है जिनका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर का है। अब ऐसे में एक बैट्समैन अगर ऑप्शन है पृथ्वी शॉ, जो लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे आईपीएल के मैचेस में, और जिस तरह से वो बॉल टाइम कर रहे थे, उनको भी बाहर बिठाना आपके लिए आपको लग रहा है बहुत मुश्किल होगा? के राहुल, पृथ्वी शॉ में एक बड़ा चैलेंज होगा कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं अलग अलग कंट्रीज में, के राहुल इंग्लैंड में और पृथ्वी शॉ श्रीलंका में। बिल्कुल, पृथ्वी शॉ ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है इस बार डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो वो बहुत ही स्ट्रांग कंटेंडर हैं और मेरे ख्याल से वो डिजर्व करते हैं इस टीम में जगह T20 में। तो क्योंकि बहुत ही अच्छा स्ट्राइक रेट उनका रहा है और डोमिनेट किया है उन्होंने पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट में। भले आप सैयद मुश्ताक अली देखें, विजय हजारे देखें, या आईपीएल में भी उनका प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है। तो एक बहुत अच्छा मौका उनके लिए होगा कि वो यहाँ पर श्रीलंका में अच्छा करें, और नजरें सबकी केएल राहुल पर जरूर होंगी क्योंकि उनके ऊपर भरोसा है, टीम मैनेजमेंट को भी, कप्तान को भी काफी भरोसा है केएल राहुल पे, क्योंकि एक अच्छी टेक्निक, अच्छा टेम्परामेंट है उनके पास, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। तो एक ये अच्छी बात है कि हमारे पास इतनी पूल ऑफ टैलेंट है कि आप उसमें से पिक कर सकते हैं कि कौन सा प्लेयर उस समय करंट फॉर्म में अच्छा कर रहा है। तो ये एक अच्छी बात होगी सेलेक्टर्स के लिए, कप्तान के लिए, कोच के लिए
कि वो पिक कर सकते हैं कि पर्टिकल अच्छे ज्यादा फॉर्म में है या पृथ्वी शॉ या केएल राहुल। तो हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं और मेरा मानना है कि जो भी इन दोनों सीरीज में अच्छा करेगा उसको जरूर जगह मिलेगी। अया सर, जो ओपिनियन पोल में तमाम जो हमारे क्रिकेट फैंस हैं, जो दर्शक हैं, उनके साथ कर रहा था, उसमें इंडिया को सबसे टॉप 2 टीमों में देखने की एक बड़ी वजह उन्होंने बताई कि इंडिया के जो स्पिनर्स है वो बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं। वो आप चाहे अक्षर पटेल को हम ले लें या रवींद्र जडेजा को ले लें या अश्विन को भी अगर आप कंसीडर करते हैं तो अश्विन भी एक ऐसे प्लेयर हैं जो बैटिंग कर लेते हैं। क्या आपको लग रहा है ये दोनों स्पिनर बहुत बड़ी ताकत बनने वाले हैं यूएई में भारतीय टीम के लिए? नंबर 1 सवाल। और दूसरा, क्या अगर ये 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स आप खिलाते हैं तो क्या कोई रेस्ट स्पिनर की जगह बनेगी तब? देखिए, रिस्ट स्पिनर की जगह मेरे ख्याल से तो रखनी चाहिए और मुझे लगता है कि युजवेंद्र चहल हालांकि हल्का रहा उनका परफॉर्मेंस आईपीएल में, लेकिन श्रीलंका का दौरा उनके लिए भी बहुत जरूरी है। फिर दूसरे लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है कुलदीप यादव, जिनके लिए भी पिछले 2 साल सही नहीं रहे हैं, लेकिन ये आपके 2 मैच विनर रह चुके हैं पिछले 2-3 सालों में। अक्षर पटेल एक नए गेंदबाज आए इंटरनेशनल सीन पर, जो भी बहुत उनके पास भी एक्सपीरियंस है। अश्विन की जगह मेरे ख्याल से T20 में शायद नहीं बनेगी क्योंकि फील्डिंग पर बहुत ज्यादा जोर देनी पड़ती है और बहुत जरूरी है कि आपके पास बैटिंग ऑलराउंडर हो, क्योंकि आपके जो मेन जो गेंदबाज आते हैं लास्ट में, अगर आप बुमराह, शमी और सिराज को ले लें जैसे, तो तीनों ही रन बनाने के उनमें क्षमता नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि टॉप 8 प्लेयर जो हैं उनमें जो 6, 7, 8 नंबर पे जो खेलते हैं वो बल्लेबाजी भी कर ले, वो फिनिशर्स भी हो, ना सिर्फ बल्लेबाजी। ये नहीं कि 8-10 रन बना ले, वो उनके पास ये स्ट्राइक पावर होना चाहिए कि 4 और 6 मार सके। तो मेरे ख्याल से इंडिया के लिए बहुत क्रूशियल है पोजीशन 6, 7 और 8, और इसमें मुझे लगता है जडेजा तो डेफिनेटली 20-25 रन तो आपको फील्ड में ही दे देते हैं एज ए फील्डर, तो उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और हार्दिक पांड्या अगर खेलते हैं तो बहुत ज्यादा बैलेंस मिल जाता है टीम में, अगर वो गेंदबाजी कर सकते हैं, या जैसे राजकुमार ने कहा कि एटलीस्ट 2 या 3 ओवर डाले, भले ही 4 पूरे न डाले, तो वो बहुत क्रूशियल फैक्टर होगा। चलिए, अब जो हमारे एग्जिट पोल की तीसरी टीम निकलकर सामने आई है वो है इंग्लैंड की टीम। यानी सरप्राइज किया है न्यूजीलैंड को, क्योंकि न्यूजीलैंड अभी करंट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है, वनडे में नंबर 1 की टीम है और T20 फॉर्मेट में नंबर 3 रैंक की टीम है। लेकिन यहाँ पर फैंस ने शायद बहुत सही चुना है जिस तरह का परफॉर्मेंस इंग्लैंड अभी कर रही है। रिसेंटली शॉर्टर फॉर्मेट में हमने देखा जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं, और अभी तो उनकी बी टीम ने पाकिस्तान की मजबूत ए टीम को हराया वनडे क्रिकेट में। अभी ये बृहस्पतिवार की बात है। तो कुल मिलाकर राजकुमार जी, कैसे आप देखते हैं जिस तरह से इंग्लैंड को यहाँ पर वोट्स मिले हैं, नंबर 3 टीम उनको रैंक किया गया अभी जुलाई के महीने में? ये चेंज होता रहेगा ये ओपिनियन पोल, हम जब अगस्त में आएंगे एक बार फिर परफॉर्मेंस के लिहाज से हम बात करेंगे। लेकिन अभी जून और जुलाई का परफॉर्मेंस देखकर इंग्लैंड को भी बहुत ज्यादा वोट मिले और बहुत माइनर वोट से इंडिया आगे गया है, यानी बहुत क्लोज मार्जिन रहा है भारत और इंग्लैंड के बीच में जो वोट्स मिले। बिल्कुल राजीव, फैंस ने बहुत समझदारी से ये वोटिंग की है और मैं बिल्कुल एग्री करता हूं उनके साथ कि इंग्लैंड एक बहुत ही शानदार टीम है। T20 फॉर्मेट में या वनडे फॉर्मेट में उनके पास बेहतरीन खिलाड़ी हैं जो कि ऑलराउंडर्स हैं। बेन स्टोक्स के रूप में उनके पास वर्ल्ड का नंबर 1 ऑलराउंडर है जो कि अपने दम पर मैच जिताता है। तो और अगर आप देखें बाकी बल्लेबाज उनके पास बहुत, मॉर्गन ले लें या बटलर ले लें, जो रूट है, तो कुल मिला के एक बहुत स्ट्रांग उनका भी बैटिंग लाइनअप है और आप उनको बिल्कुल डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये टॉप 3 टीमें कभी भी किसी को भी सरप्राइज कर सकती हैं, एक दूसरे को भी सरप्राइज कर सकती हैं। तो इंग्लैंड बिल्कुल एक बहुत स्ट्रांग टीम है इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। आया सर, आप कैसे देखते हैं? हमेशा कहा जाता है इंग्लैंड के बारे में कि स्लो पिचेस पे वो अप टू द मार्क टीम नहीं होती, बट जितना आईपीएल के मैचेस उनके बैट्समैन खेल रहे हैं मुझे लग रहा है उतने रवां होते जा रहे हैं। और खासतौर से टॉप ऑर्डर तो बड़ा विस्फोटक है उनका, खासतौर से जिस तरह की बैटिंग जॉस बटलर करते हैं, जॉनी बेस्ट्रो है उनके पास, तो फिर मेरे लिए हमेशा से ट्रम्प कार्ड रहते हैं अभी जो बेन स्टोक्स जो कप्तानी कर रहे हैं। और पहली मैच उन्होंने इम्पैक्ट दिखा दिया कि पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम को एक दूसरे दर्जे की टीम को लेकर उन्होंने हरा दिया। बेन स्टोक्स एक और बड़ा नाम। कैसे आप देखते हैं इंग्लैंड की टीम को जो इतने वोट्स मिले हैं? बहुत मजबूत टीम है और क्योंकि देखें 2015 से लिमिटेड ओवर्स या व्हाइट बॉल क्रिकेट में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है अंडर इयन मॉर्गन। कैप्टन अच्छे हैं, बहुत अच्छे बल्लेबाज है, हालांकि फिलहाल उनका फॉर्म इतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे हम इम्पैक्ट प्लेयर्स की बात करते हैं तो भरपूर इम्पैक्ट प्लेयर्स है। जॉस बटलर, बेन स्टोक्स, जॉनी बेस्टो, इयन मॉर्गन, सैम करन, मोइन अली, आदिल रशीद, ये जो है यूएई के पिचेस में बहुत काम आ सकते हैं।
क्रिस वोक्स, तो इनके पास स्पेशलिस्ट जो है, इनकी टीम टेस्ट टीम से बिल्कुल अलग है। T20 की टीम, जो रूट जैसे बल्लेबाज की जगह नहीं बनती है T20 में। अगर वो, क्योंकि उनका फॉर्म इतना गजब का है फिलहाल, तो शायद उनकी वापसी हो सकती है, ये नहीं कहता हूं मैं, लेकिन उनकी अदरवाइज जगह नहीं बनती है। तो इन्होंने पूरा एक लाइन क्रिएट कर दी है व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट की अंडर इयन मॉर्गन, और टेस्ट मैच के स्पेशलिस्ट जो है वो बिल्कुल अलग है। कुछ प्लेयर्स कॉमन है, लेकिन बहुत ज्यादा इनके पास इम्पैक्ट प्लेयर्स, मैं कहूंगा बल्कि कि वेस्ट इंडीज के साथ साथ अगर इम्पैक्ट प्लेयर्स की अगर आप बात करें, स्पिन में, पेस बॉलिंग में, बैटिंग में, ओपनिंग में, मिडिल ऑर्डर में, और एक्स फैक्टर बेन स्टोक्स, तो वो इंग्लैंड के पास है। जी राजकुमार जी, और स्पिन डिपार्टमेंट की, क्योंकि जब भी यूएई में क्रिकेट होगी या हम सब कॉन्टिनेंट में क्रिकेट खेलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्पिनर किसके पास ज्यादा है। अब हिंदुस्तान के पास कोई दूसरा अच्छे स्पिनर देखने जाए T20 फॉर्मेट के लिहाज से, तो आदिल रशीद और मोइन अली कमाल के गेंदबाजी करते रहे T20 फॉर्मेट में, और मोइन अली की बैटिंग एक्स फैक्टर हो जाती है कभी कभी। ये कॉम्बिनेशन आपको लग रहा है इंग्लैंड के पास, जिस तरह के पेस बॉलर्स हैं, जेफ्रा आर्चर उनके पास है, फिर जिस तरह से उनके पास सैम करन है, एक और प्लेयर जो हम सब भूल रहे हैं, क्या इम्पैक्ट वो डालते हैं अपनी लेफ्ट आर्म सीम से, और बैटिंग जिस तरह से धोनी ने उनको यूज किया एज अ पिंच हिटर चेन्नई सुपर किंग के लिए, बड़ी ताकतवर टीम नजर आ रही है इंग्लैंड, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल राजीव, जितनी अच्छी उनके बैटिंग लाइनअप है, बॉलिंग भी उतना ही अच्छा उनका नजर आ रहा है, क्योंकि आदिल रशीद और मोइन अली के रूप में उनके पास बेहतरीन बॉलर्स हैं इस फॉर्मेट के लिए। और मोइन अली वाकई में एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। आप उन्हें किसी भी ऑर्डर में खिला लीजिए, आप उनसे ओपन करा सकते हैं, आप उनको फिनिशर के रोल में खिला सकते हैं, तो वो एक बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। और साथ साथ गेंदबाज उनके पास, फास्ट बॉलिंग का जब बात है, जोफ्रा आर्चर और क्रिस वोक्स हैं, साथ में बेन स्टोक्स खुद अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तो कुल मिला के एक बहुत ही बैलेंस टीम है और ऑलराउंडर्स की टीम है, जो कि इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं और मैच विनर्स हैं। तो आप कहीं भी इंग्लैंड को हल्के में नहीं ले सकते, रादर एक बहुत बड़ी चुनौती वो रख सकते हैं किसी भी टीम के लिए। आप दोनों से एक एक सवाल लेना चाहूंगा। अगर मैं पहले 6 ओवर यानी पावर प्ले की बात करूं या सर, और उस पे एग्जिट पोल करूं, तो ये 3 टीमों में से आप किसको रेट करेंगे जो टॉप बैट्समैन उतरते हैं तीनों टीमों के? नंबर 1, 2, 3 अगर आपको पहले पावर प्ले में ज्यादा यूज करने वाले बैट्समैन अगर हम देखें तो? देखिए, मेरे ख्याल से इंग्लैंड के पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं टॉप 3 में। उसके अलावा मेरे ख्याल से इंडिया के पास बहुत ही मजबूत प्लेयर है। वेस्ट इंडीज आजकल की उनकी, जेसन रॉय और बटलर ज्यादातर मैचेस में ओपन करते हैं उनके लिए। करेक्ट, और दाविड मलान भी है, वो उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, T20 के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। तो ये तीनों जो है बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है। उनके अलावा इंडिया का टॉप 3 और 4 भी बहुत, अभी कॉम्बिनेशन पता नहीं कौन सा बनेगा, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन बन सकता है। वेस्ट इंडीज का अगर, क्योंकि क्रिस गेल अब बुजुर्ग हो गए हैं और आजकल नंबर 3 या 4 या 5 पे भी खेलते हैं कभी कभी, लेकिन अगर वो पुराने क्रिस गेल होते तो शायद उनका मुकाबला ही नहीं होता। फिलहाल मुझे लगता है टॉप 3-4 में वेस्ट इंडीज में थोड़ा हल्का, फिर उनके जब ऑलराउंडर शुरू हो जाते हैं फिर वो तबाही मचा सकते हैं। राजकुमार सर, आपके लिए कौन सी पिक है जो अगर टॉप पहले 6 ओवर का फायदा उठाने पे हम जाएं इन 3 टीमों में से? मुझे लगता है वेस्ट इंडीज अभी भी बहुत स्ट्रांग है। अगर क्रिस गेल और लुइस ओपन करते हैं तो बहुत ही धमाकेदार वो बल्लेबाज हैं दोनों। और वेस्ट इंडीज के बाद मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं इंग्लैंड बहुत शानदार है शुरू के 6 ओवर में। यहाँ पे भारत का पलड़ा थोड़ा सा हल्का लगता है, क्योंकि हमारे बैट्समैन ऐसे मतलब कंसिस्टेंट प्लेयर हैं। वो ऐसे वाले प्लेयर नहीं है कि जाते ही पहली बॉल से छक्का मारने जाएं या क्रिस गेल की तरह बल्लेबाजी करें या जेसन रॉय की तरह बल्लेबाजी करें। तो कहीं ना कहीं वहां पर इन दोनों टीमों का अपर हैंड है हमारे से। लेकिन भारत क्योंकि बीच में मिडिल ऑर्डर में बहुत स्ट्रांग और स्टेडी बैटिंग करता है, तो वहां पर एडवांटेज भारत को होता है। लेकिन अगर ओपनिंग में देखें तो मैं नंबर 1 पे वेस्ट इंडीज और नंबर 2 पे इंग्लैंड को रखूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका, या सर आपका भी, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसी टीमें अगर हमारे इस एग्जिट पोल को देख रही होंगी तो वो भी कमर कस लें, क्योंकि हम अगस्त में दोबारा से एग्जिट पोल करेंगे और तब हम ये जानेंगे कि बाकी की टीमें क्या कुछ कर रही हैं, और भारत का श्रीलंका दौरा तब तक खत्म हो चुका होगा, एक्चुअल पिक्चर निकलकर सामने आ जाएगी, और तब हम सही मायनों में बात कर पाएंगे कि सही कॉम्बिनेशन क्या नजर आ रहा है हिंदुस्तान का
और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसी टीमें क्या कुछ तैयारी कर रही है इस T20 वर्ल्ड कप के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और खेल नीति के साथ आप रोज जुड़ सकते हैं सुबह 9:30 बजे IVM के यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप मुझसे रोज जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप रोज सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।